Privatization of state assets and corporate ownership pattern. So privatization of state assets जैसे ऑयल हो गया, मिनरल हो गए, लैंड हो गया, इस तरीके का पेट्रोलियम हो गया, इस तरीके का प्राइवेटाइजेशन होने लगा। जो पहले स्टेट की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, नाउ इट इज़ बीन टर्न इनटू प्राइवेटाइजेशन। और उसको क्या क्या किया, कॉरपोरेट ओनरशिप पैटर्न में लेकर आए। कॉरपोरेट ओनरशिप पैटर्न का मतलब ये हुआ कि अब उनको अधिकार मिल गया उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट देने का। मतलब अब नॉर्मल लोग भी, जो आम सिविलाइजेशन थे, यानी कि प्राइवेट तरीके से वो काम हो सकता है। Collective farms to be replaced by private farming and capitalism in agriculture means जो collective farms थे, यानी कि पहले जैसे यूएसएसआर में हुआ करता था, जब वो उनका कम्युनिस्ट इकोनॉमी चलती थी, तो उसमें क्या होता था, सब कुछ स्टेट का होता था। और जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे, उन वर्कर्स के काम के बाद जो प्रॉफिट स्टेट अर्न करती थी, उसको इन टर्म्स ऑफ वेजेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। पर अब क्या हुआ, अब जो कलेक्टिव फार्मिंग थी वो रिप्लेस हो गई प्राइवेट फार्मिंग से। यानी कि अब लोग थे वो अपनी खुद की लैंड परचेज कर सकते थे, वहाँ पे खुद फार्मिंग कर सकते थे। और उस फार्मिंग के बाद जो भी कल्टीवेशन होता था, उसको सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता था वो उनका होता था। और उसके ऊपर वो एक पर्टिकुलर टैक्स दिया करते थे गवर्नमेंट को। तो अब फार्मिंग भी क्या हो गई थी वो कैपिटलिज्म हो गई थी एग्रीकल्चर में भी। Development envisaged through more trade, sudden complete switch to free trade was considered essential. अब क्या हुआ, पहले हर चीज़ पे रोक टोक थी, हर चीज़ पे गवर्नमेंट स्टेट बहुत अथॉरिटेटिव थी। अब क्या हुआ, अब लोगों के पास मौका मिला फ्री ट्रेड का। अब कंप्लीट स्विच हो गया। कहाँ तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, अब कहाँ पर आ गए, वो कैपिटलिज्म में आ गए। कैपिटलिज्म में उनको पूरी तरह से मौका मिला अपना ट्रेड, अपना बिजनेस कंडक्ट करने का और फ्री ट्रेड पॉलिसी को आगे परस्यू करने का। डेवलपमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डीरेगुलेशन ऑफ करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट, ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स जब लोगों के पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई, तो उन्होंने अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू करे, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट होने लगा। यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज थी वो भी आके अब यहाँ पे जैसे रशिया हो गया, और जो अपने आप को जिन्होंने कैपिटलिज्म इकोनॉमी अपना ली थी, उन कंट्रीज़ में जाके अब अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। फाइनेंशियल ओपनिंग्स आई, लोगों के पास पैसा आने लगा, लोगों के पास जॉब्स आ गई। साथ ही साथ में जो करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी थी, यानी कि पहले क्या होता था, पहले करेंसी जो यूएसएसआर था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव था, तो वहाँ के लोग वहीं की करेंसी यूज़ किया करते थे, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा नहीं होता था, एक्सपोर्ट और ट्रेड वगैरह ज़्यादा नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी नहीं थी। यानी कि से फॉर द एग्जांपल जैसा अभी है, अगर हमारा मतलब लाइक $1 $74 या $75 के बराबर है, तो अगर कोई बाहर वर्क करता है तो और वो इंडिया पैसे लेकर आता है, तो वो ज़्यादा लाएगा इन कंपैरिजन। तो उस तरीके की कन्वर्टेबिलिटी थी, वो भी काफ़ी होने लगी। Breakup of existing trade alliance among countries of Soviet bloc, each state directly linked to the West and not to each other in the region. They were to be gradually absorbed in the Western economic system. अब क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने ट्रेड अलाइंसेस को आगे बढ़ाया, तो जितने भी सोवियत यूनियन के यानी कि सोवियत ब्लॉक की जो कंट्रीज थी जो अलग हो गई थी, अब उन्होंने अपने आप को डायरेक्टली लिंक कर लिया वेस्ट से, यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, ताकि जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम था जिससे वो ऑलरेडी अट्रैक्टेड थे, जो चाहते थे कि उनका जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फ्रांस जैसी टेक्नोलॉजी हो, इन कंट्रीज़ के जैसे अपने आप को बनाने की रेस में उन्होंने अपना ज़्यादातर ट्रेड, अपना बिजनेस, अपना अलायंस इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कर लिया, ताकि जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम था वो ठीक हो सके। So student, this was the whole shock therapy. Shock therapy was basically इस चीज़ पर ध्यान देती है कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन कैसे लोगों को थोड़ी सी परेशानियाँ हुई, पर स्लोली और ग्रेजुअली उन्होंने अपना कम्युनिज्म इकोनॉमिक सिस्टम को कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज कर लिया। ब्रेक